नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खैर पिछले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि कैसे हो पूछने में क्या अनुभव होता है या कैसा लगता है। अच्छा, कोरोना का समय चल रहा है और इस कोरोना ने पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित करके ले गया यहाँ से। इतने लोग संक्रमित हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग 7-8 दिन में इससे रिकवर कर ले रहे हैं, कुछ लोग और भी थोड़ा समय ले रहे हैं। लेकिन कल मुझे ऐसा पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मैक्सिमम 8 घंटे में ही रिकवर कर ले रहे हैं। मैक्सिमम 8 में बोल रहा हूँ, वैसे लगभग 4 के आसपास 4-4.5 घंटे में रिकवर हो जा रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतना ऐसा न्यूज़ तो हम आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम तो कभी ऐसा पढ़े नहीं, आप कौन सा ऐसा चमत्कार बता रहे हैं। तो मैंने इसको अनुभव किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस कोरोना और फिर ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस का दहशत इतना बन गया है कि एक बड़ा वर्ग क्या होता है, रात को जब सोता है तो सपने में वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है। वो बहुत परेशान रहता है, हॉस्पिटल में दिखता है सपने में कि यहाँ हो गया, ये हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति एक अगर सो रहा है तो 4 घंटे के आसपास उसका नींद खुल ही जाता है, 4 घंटे के बाद। चलिए मान लेते हैं कि ये नहीं, अधिकतम 7-8 घंटे में तो व्यक्ति का नींद खुल ही जाता है। तो जैसे ही नींद खुलता है तो अपने घर में खुद को स्वस्थ पाता है, मतलब वो कोरोना से क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो ये ऐसा अनुभव मुझे ये पता नहीं था, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन ये मुझे कल पता चला। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब मुझे पता चला कि मतलब कोरोना से रिकवर होने वाले जो लोग हैं वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में भी रिकवर हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, खैर ये तो एक मैं आपको तड़कता भड़कता न्यूज़ दिया जो अभी शायद आप लोग ना सोच रहे हों इसके बारे में, मैंने अनुभव किया तो बता दिया आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सीरीज़ अपनी चल रही है, इस सीरीज़ में हम लोग हर एक बात को, मतलब केवल ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नहीं चल रही है, हम ऐसा कहें कि इसमें जितने भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, साइंस के हों चाहे कहीं एनवायरनमेंट से ज़रूरत पड़ जा रही है, तो सबको हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, पीछे से रिवाइज़ करते हुए चल रहे हैं। और इसलिए समय भी लग रहा है। और मेरा मानना भी ये है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ो कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड पर, और फिर आप लोग खुद देखिएगा कि कितना आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। अभी लॉकडाउन का समय है तो कई ऐसी जो उपकरण हैं अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। संभव है कि आगे थोड़ा जल्दी जैसे ही होता है तो कुछ क्लासेस लाइव लगाएंगे, खासकर जिस दिन क्वेश्चन करना रहेगा उस दिन लाइव कर जुड़ेंगे हम लोग। और जब लाइव जुड़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को समझ में कितनी बात आई है और आप लोग क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा, आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि मॉड्यूलेशन के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और परिभाषा तो हमने पढ़ा है क्या कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में अध्यारोपित करना या मिलाना ही क्या है, मॉड्यूलेशन। अब अगर सही से नहीं पढ़े हैं, इतना केवल परिभाषा पढ़ लिए हैं, और उसमें अगर ऑप्शन दे दे कि गामा किरण, अल्फा, उसके बाद एक्स किरण, रेडियो किरण या रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग दे दिया उसमें रेडियो की जगह पे, तो आपके दिमाग में अगर आपने किसी किताब में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति तो किसकी होती है, गामा की होती है, और परिभाषा क्या बोला गया है कि उच्च आवृत्ति की तरंग में मिलाना है किसको, निम्न आवृत्ति की तरंग को। पीछे आप मॉड्यूलेशन वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाके देखिए, जो पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो वो अगर सही से नहीं स्टडी किए हैं आप, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार गामा किरण का आवृत्ति तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करें, गामा किरण को सही कर देते हैं। जबकि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि गामा किरण की आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर उससे हम संचार करने लगेंगे तो फिर संचार तो दूर की बात है, इतना जल्दी लोग निपट जाएंगे उससे, कैंसर होकर और तमाम प्रकार की कोशिकाएं क्षति हो जाएंगी हमारी। तो इसलिए चीज़ों को डीप में पढ़ें। आपको कहानी जैसा या एक कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ें मिलती जा रही हैं,
इसमें फैक्ट भी छिपा हुआ है और इसमें कंसेप्ट भी छिपा हुआ है, और इसका एहसास मैं आपको कराऊंगा जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब क्या लेक्चर में आते हैं तो कंसेप्ट समझाने में ही आप देखते हैं कि 1 घंटे के ऊपर समय निकल जाता है, और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अभी मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर ना जाए। हालांकि जब ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लास 2 घंटे की लगाइए, क्योंकि वो अभ्यस्त हो जाते हैं पढ़ने के लिए, या उनको फिर लगता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें सही मिल रही हैं, समझ आ रहा है, बोर नहीं हो रहे हैं, तो 2 घंटे की क्लास भी लगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, मोबाइल का भी बैटरी की समस्या हो सकती है, नेट की समस्या हो सकती है, तो थोड़ा छोटे वीडियो ही अगर बने 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक मैक्सिमम बन जाए तो चलेगा। खैर वो तो देखा जाएगा। पिछला लेक्चर मैंने इसीलिए 144 मिनट पे रोक दिया था, क्योंकि उस लेक्चर में मैं चाह रहा था कि ये सब, जैसे उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि भू तरंगों से संचरण कैसे होता है, फिर मैंने आपको बता दिया था कि आकाश तरंगों से या व्योम तरंगों से संचरण कैसे होता है, फिर मैंने आपको उसमें बता दिया था कि अंतरिक्ष तरंगों से या स्पेस तरंगों से कैसे संचरण होता है। बट स्टूडेंट के दिमाग में एक बात और बनी रहती है कि मैं भले ही यहाँ पे बोल बोल के कितना भी समझाया, हमने ऑफलाइन में इस चीज़ को देखा है, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, चाहते हैं कि टीचर लिखवा दे। अगर टीचर कुछ लिखवा देगा तो बढ़िया है, अपने मन से थोड़ा लिखने से लोग, खासकर स्टूडेंट जो नए शुरू करते हैं, वो थोड़ा भटकते हैं, डरते हैं कि नहीं यार लिखवा दिया जाए। तो मैंने इस लेक्चर में सबसे पहले यही किया कि जो पिछले लेक्चर में मुझे लिखवाने वाले कुछ पॉइंट थे जो मैं बोल के नहीं लिखवाया, हालांकि सारी बात समझाया, तो मैंने सोचा कि इस लेक्चर के शुरू में जो 10-15 मिनट हैं उसमें लिखवाना था बोर्ड पर, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है कि बोर्ड पे लिख लिया हूँ तो थोड़ा जल्दी बात बन जाएगी। मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि देखिए ये पढ़े थे, इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप, और फिर आप अपने वीडियो को पॉज करके कैसे भी करके आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। मोबाइल में अगर आप एकदम सुस्ती दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमें लिखना नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खैर वो सही है नहीं, पढ़ रहे हैं कोई चीज़, समय लगा रहे हैं, आप भी समय दे रहे हो अपना, तो पढ़ो और अच्छे से उसका नोट बना लो कि आगे भी काम आए और बार बार वीडियो ना देखना पड़े। देखिए बहुत से आप देखेंगे कि लोग बोलेंगे कि वीडियो को 3 बार देखो 4 बार देखो, बट मैं कभी ऐसा नहीं बोलता किसी को। भाई वीडियो एक बार आप देख लिए और लिख लिए हैं सही से, तो आप वीडियो को देखेंगे तो फिर 1 घंटा 44 मिनट लगेगा। अगर आप 1.5 पर देखेंगे थोड़ा कम लगेगा, 2 पर देखेंगे तब भी लगभग 1 घंटे का समय तो लग ही जाएगा मान लीजिए। और जो लिख लेंगे आप रिवाइज करने के लिए, तो केवल पेज पलटेंगे 5-7 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए एक रणनीति से काम करना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो उसको नोट्स बनाएं, कोशिश करें कि उस नोट से ही रिवाइज करें, और उसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर से आप उतना पार्ट देख लीजिए। चलिए, तो हम जो पिछले लेक्चर का कुछ जो लिखना था अब उसको शुरू करते हैं। मैं 10-15 मिनट, खैर आप लोगों से बोला कि 10-15 मिनट में ये काम करा दूं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि 10 मिनट हम लोगों का आपस में वार्तालाप करने में ही हो गया। चलिए, तो अब आप लोग कॉपी और पेन लेके शुरू हो जाइए और एकदम ऑफलाइन क्लास मानकर ही इसको पढ़िए। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि भू तरंगों का संचरण, अब उसमें क्या लिखना था हमको, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि भू तरंग क्या होती हैं, ये निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के संचरण से संबंधित है। मैं बताया था कि निम्न आवृत्ति की तरंग लेते हैं और वो निम्न आवृत्ति की तरंग को एंटेना के माध्यम से एक प्रेषित और एक ग्राही, इनके बीच में भेजा जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि ये कम दूरी तक जा पाती हैं। मैंने इसका एक और तरीका आपको बताया था कि अगर आवृत्ति बढ़ा दें तो हमें लगे कि दूर जाए, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ये जो नीचे पृथ्वी का चालकता के कारण ये रुक रही हैं और तेज रुकेंगी और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, कम ही दूर जाएंगी। तो इसलिए यहाँ सोल्यूशन आवृत्ति बढ़ा के नहीं किया जा सकता, यहाँ पर कम आवृत्ति वालों का ही प्रयोग करना बेहतर है। शुरू में इनिशियल टाइम में इसका प्रयोग किया जाता था, अभी भी अगर किया जाता है तो बहुत कम किया जाता है। तो चलिए, इसकी मैं बता दिया कि इसकी चालकता या इसका जो छीड़न है, हमारे जो निम्न आवृत्ति की तरंग है, इसका छीड़न जो है क्यों होता है, तो पृथ्वी की चालकता के कारण। और ये सब पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया हूँ, तो फिर समझाने का भी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, वही पिछला लेक्चर ही ये बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। बस मैं एक बार आपको पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। ये निम्न आवृत्ति के तरंगों से के संचरण से संबंधित है। ये 500 किलोहर्ट्ज से
1500 किलोहर्ट्ज़ की जो तरंगे, आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, कुछ किताब पढ़ेंगे आप तो उसमें कुछ मेगा हर्ट्ज़ भी लिख देते हैं, चलेगा, 1-1.5 मेगा हर्ट्ज़ का भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है। किताबों में थोड़ी बहुत इधर उधर वैल्यू आपको कम ज़्यादा मिलेगी। आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि निम्न आवृत्ति, या बोलेंगे कुछ किलो हर्ट्ज़ से कुछ मेगा हर्ट्ज़ बोल सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 मेगा हर्ट्ज़ भी लेना हो तो यहाँ ले सकते हैं आप। छीड़न क्यों होता है, छीड़न क्या होता है, सब हमको पता है, तो पृथ्वी के कारण। अच्छा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने से ये अवरोधों को क्या कर लेती हैं, पार कर जाती हैं, सब पिछले लेक्चर में बताया हूँ मैं। और इसका प्रयोग कहाँ है, तो वॉकी टॉकी और पहले रेडियो प्रसार में भी किया जाता था। वॉकी टॉकी क्या है, आप देखेंगे अपने आसपास जो शहरों में पुलिस के लोग होते हैं, सिपाही जो होते हैं, वो लोग आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर का एंटेना निकला हुआ कुछ अपने कमर में बांध के रखते हैं बेल्ट से, और उसमें आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। मतलब जैसे ही वो किसी स्टेशन के, पुलिस स्टेशन के रेंज में गए तो उस पर कुछ ना कुछ, जो लोग वहाँ चल रहा है बात, सब उस पर आने लगेगी। अगर इनको कुछ बोलना है तो ये क्या करेंगे, इधर से उस आवाज़ जो आ रही है उसको रोकेंगे और फिर बोलेंगे। मतलब पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये क्या रहेगा, ये जो कम्युनिकेशन इसमें हो रहा है एक साथ दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं चलेगा। और ये पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका नाम क्या बताया था, वही बता दिया था कि इसका नाम क्या था, अर्ध डुप्लेक्स बोला गया था। चलिए, तो अब वॉकी टॉकी में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यदि आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो यही बात जो समझा रहा हूँ कि यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो और कम दूरी ही जाएगी, आवृत्ति बढ़ाने से दूर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की चालकता का प्रभाव भी अधिक हो जाएगा और छीड़न ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे इसके कंसेप्ट जो पहले हम समझे हैं लिख लिए। इस वाली बात को मैंने फिर नोट में लिख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली मैं पढ़ाते समय, आप लोगों को पता है जो ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़े हैं, कि सब्जेक्ट पढ़ाते समय बीच में नोट लिखवाता हूँ, और वो नोट वही चीज़ होती है जो उसको समझने के काम आती है। हमको पीछे नहीं पता है, पहले नहीं पढ़ के आए हैं, किसी छोटी क्लास की बात है, और उसके बिना आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो बीच में मैं नोट लगा देता हूँ, और उस नोट को मैं बोलता हूँ कि ऐड आ गया। आपका जो चैनल में चला रहा था, जो पढ़ा रहा था, उसमें बीच में ऐड आ गया, पहले इस ऐड को देखिए, फिर वो बात समझ में आएगी। तो वैसे ही इस लेक्चर में, हालांकि एक दिन हो भी गया है आपको देखे हुए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि निम्न आवृत्ति की तरंगों का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है, और पता भी है आपको ये बात, इसलिए ये अपने मार्ग में पड़ने वाले बाधा को पार कर लेती हैं। तरंगदैर्घ्य बड़ा मतलब कदम बड़े बड़े लेगी, तो बीच में जो अवरोध रहेंगे उसको पार कर लेती है। जबकि उच्च आवृत्ति की तरंगें ऐसा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उच्च आवृत्ति की तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम है, उनके कदम छोटे छोटे होते हैं। सब पहले समझा चुका हूँ। अच्छा, इसी बात को मुझे लगा कि शायद आपको दिखेगा नहीं, बट दिख रहा है अभी। तो मैंने सोचा कि शायद काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसी बात को शॉर्ट में यहाँ लिखा। क्या लिखा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो अवरोध पार हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, ऊपर तीर मतलब ज़्यादा, अवरोध पार। और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो आवृत्ति क्या है, कम, तो उल्टा देखिए इसी बात को पूछ सकता है कि आवृत्ति कम है तो अवरोध पार। फिर देखिए, तरंगदैर्घ्य कम है, नीचे का तीर कम बता रहा है, तो तरंगदैर्घ्य कम है तो अवरोध पार नहीं। और अगर आवृत्ति, इसी बात को उल्टा कर दिए, आवृत्ति ज़्यादा है तो अवरोध पार नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी अगर बनाया जाना चाहे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो इस टेबल में मैंने इसी बात को यहाँ लिख दिया है, और पहले काफ़ी समझाया हूँ तो आपको पता है। चलिए, अब भूतरंग को हमने देख लिया। अब भूतरंग के बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्काई वेव प्रोपागेशन, आकाश तरंग या व्योम तरंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कई किताबों में या कई जगहों पे आपको थोड़ा सा उलझन हो जाता है नाम में, खासकर हिंदी नाम में, इंग्लिश नाम में नहीं, हिंदी नाम में। तो हिंदी नाम में क्या है कि कुछ किताबों में इसको व्योम तरंग बोलता है, ये तो ठीक है, और आकाश तरंग इसको बोल देता है स्पेस को, और ये सही नहीं लगता हमें भी। देखिए आप, व्योम क्या है, आकाश को ही तो व्योम बोलते हैं, इसलिए बेहतर चीज़ ये है कि आप इसको आकाश तरंग या व्योम तरंग बोलिए। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो इसके गुण हैं, उस गुण से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। तो स्काई वेव प्रोपागेशन मैंने क्या बताया था आपको, कि उच्च आवृत्ति की तरंगों को जब हम ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर तो अवरोध है नहीं, जाती हैं ऊपर वो,
लेकिन आयन मंडल क्या कर देता है, वो उनका धीरे धीरे वो अभिलंब से दूर हटती हैं, क्योंकि नीचे क्या है, वायु सघन है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु विरल होगी। तो आयन मंडल के किसी विशेष परत पे जाएंगी वो, तो उनका मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पृथ्वी पर ही वो लौट आएंगी। देखिए यहाँ से हमने प्रेषित्र से, ये पृथ्वी है, डायग्राम बस समझने के लिए बनाया हूँ, तो इस पर आप ज़्यादा ना सोचें कि डायग्राम सही नहीं बना है। तो पृथ्वी ये है, इसके सतह पर हमने एक ट्रांसमीटर लगाया, प्रेषित्र लगाया, इससे उच्च आवृत्ति की तरंगें भेजा। देखिए, और ये आयन मंडल के किसी विशेष परत से जाके क्या हो रही हैं, टकरा के वापस आ गई, फिर पृथ्वी पर ही आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्राही एंटेना होगा पृथ्वी की सतह पर, यहाँ एक ग्राही एंटेना होगा और वो ग्राही एंटेना इसको पकड़ लेगा, कम्युनिकेशन होने लगेगा और इससे काफ़ी दूर तक कम्युनिकेशन इसमें हो जाता है। तो वही बात देखिए यहाँ लिखा गया है कि आवृत्ति इसकी अधिक होती है, कितना, तो 10 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें भी वैल्यू से कोई खास हमको मतलब है नहीं, मैं वैल्यू बस ध्यान रखिए कि मतलब कुछ मेगाहर्ट्ज से कुछ और मेगाहर्ट्ज तक इसमें ज़रूरत पड़ती है, या 10 से 30 बोलिए, कुछ किताबों में थोड़ा आपको इधर उधर कम ज़्यादा मिलेगा, उससे दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है। आयन मंडल के विभिन्न परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं, अभी हमने देखा। दूसरा क्या है कि ये कौन कौन सी तरंगें होती हैं, तो जो ये 10 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज है ना, इसमें से कुछ क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब निम्न आवृत्ति की तरंग। मैं लास्ट में आपको एक एनसीईआरटी का चार्ट भी लगा दूंगा वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा कौन निम्न आवृत्ति है, कौन उच्च आवृत्ति है, सब मिल जाएगा, उनका आवृत्ति के हिसाब से ही चल रहा है। तो इसको एलएफ लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम मध्यम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, और ये हाई फ्रीक्वेंसी। तो मतलब इसके माध्यम से हम लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का तरंगों को भेजते हैं। और मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि 30 मेगाहर्ट्ज से जैसे ही हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, 30 मेगाहर्ट्ज से जैसे ही हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयन मंडल को देखिए पार कर जाएंगी, वो आयन मंडल को पार कर जाएंगी, भले मुड़ेंगी थोड़ी, लेकिन इतना नहीं मुड़ पाएंगे कि वो पीछे नीचे चले आए। क्रांतिक कोण के बराबर उनका कोण नहीं बन पाएगा कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो, तो इसलिए वो ऊपर चली जाएंगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, उपग्रह लगाकर उन उपग्रहों के माध्यम से उसको फिर नीचे मोड़ना पड़ता है। तो ये बात अभी छोड़िए, बस यहाँ समझिए कि 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो तरंग होती हैं वो आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर नीचे नहीं आ पाती हैं, बल्कि आयन मंडल को भेद कर बाहर निकल जाती हैं। और इसलिए इसमें हम 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास की ही जो तरंग आवृत्ति वाली तरंगें हैं, रेडियो तरंगें, उनका हम प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कभी आपको कंसेप्चुअल कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कारण है, इसमें क्या कारण है कि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को आयन मंडल से, या बोल देगा कि व्योम तरंगों के माध्यम से संचरित नहीं किया जाता है। ऑप्शन बना देगा ABCD और उसमें एक ऑप्शन सही लिखेगा। क्या ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये जो आयन मंडल है उसको भेद कर बाहर निकल जाती हैं। या इसी बात को उल्टा करके बोल देगा, ऐसे बोल देगा क्योंकि इनका आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। या इसी को और घुमा के बोल देगा, या तीनों एक साथ दे देगा और बोल देगा कि उपरोक्त तीनों, ये बोल देगा क्योंकि आयन मंडल की परतों के द्वारा इनका क्रांतिक कोण, इनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं बन पाता है। पीछे मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप सही से पढ़े हैं, समझे हैं बातों को, तो कितना भी कोई घुमा के बोले आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो और देखेंगे कि क्वेश्चन काफ़ी, कम से कम 1-2 लेक्चर डेडिकेट करूँगा क्वेश्चन पर ही मैं आपको, उसके बाद आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब क्या है यहाँ पे कि भू तरंगों की अपेक्षाकृत पारास अलग। पारास मतलब क्या बताया था कि एक जगह से कितना दूर तक हम भेज पा रहे हैं, तो इसका पारास क्या है, दूर तक भेज पाते हैं इसको हम। प्रयोग कहाँ होता है, तो AM रेडियो स्टेशन में। अब AM क्या होता है, आयाम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, अब पीछे हमारे लेक्चर में जाकर देख लीजिए, मिल जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि प्रयोग इसका यहाँ है। लेकिन हमको आज जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं
इन कम्युनिकेशन में केवल इतने ही आवृत्ति को लेकर चलेंगे तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? ये भी पीछे मैं आपको बताया हूँ कि हमने पढ़ा था क्या, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। और मैंने आपको बताया था कि जो मैं बोल रहा हूँ आवाज़ या मनुष्य जो बोलता है वो कितना बोलता है। तो देखिए यहाँ पे जगह है नहीं, तो चलिए थोड़ा सा, हालांकि पहले बता चुका हूँ 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक बोल पाता है। तो ये अगर पूरी की पूरी आवृत्ति अगर किसी बैंड में जाएगी तो पूरा आवाज़ क्लियर सुनाई देगा। बता चुका हूँ पहले, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर इसमें से हमने आवृत्ति बहुत कम दी है, जो बैंड चौड़ाई इसकी कितनी हुई, 2800 हर्ट्ज हुई। अब इसको 2800 हर्ट्ज पे न भेजकर कोई 700 या 1000 हर्ट्ज पर भेजे तो क्या होगा, बहुत कुछ कट जाएगा इसमें से, तो आवाज़ उतना अच्छा नहीं लगेगा हमको, आवाज़ समझ में भी नहीं आएगा कि जो बोल रहा है व्यक्ति उससे मैं कभी मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो बैंड विड्थ है वो बड़ा लेना पड़ेगा। और इसलिए हमको जो ये 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो कम पड़ जाती हैं आज के समय में। और बार बार मैं बोलता हूँ कि साइंस का उदय क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति एक चीज़ से संतुष्ट न होकर फिर उससे कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उससे कुछ अच्छा करना चाह रहा है। तो अब इसके बाद इसका प्रयोग तो आज भी किया जा रहा है, काफ़ी किया जा रहा है। अब उसके बाद एक तरीका बनाया गया क्या, और अच्छा स्काई वेव हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पे मैं संभव नहीं है क्या लिखा हूँ कि 30 मेगाहर्ट्ज से हमारे सारे कार्य संभव नहीं हो पाते हैं, इसलिए इससे भी बेहतर कोई तरीका हमको ढूंढना पड़ा। वो तरीका क्या है, तो वो तरीका था स्पेस वेव संचरण या अंतरिक्ष तरंग संचरण, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अंतरिक्ष तरंग संचरण पर आधारित संचार बोल सकते हैं। क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि उससे ज़्यादा का अगर आवृत्ति की कोई तरंग लेंगे, प्रेषित्र से भेजेंगे, आयन मंडल को छेद कर ऊपर चली जाएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक उपग्रह लगा देंगे। अब देखिए उपग्रह क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में सबको पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लूँगा अभी। इसको मिटाने के बाद पहले आप ये समझ लीजिए, और अभी ये बता देता हूँ कि ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह जो होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, जो ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं वो क्या है, ग्रह। और ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों एक मिनट सॉरी और ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं वो क्या है, उपग्रह हैं। अब देखिए भूगोल में जब हम पढ़ते हैं तो प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं, और साइंस टेक में पढ़ते हैं तो कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या, हमारी पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह अब तक पता है हमको, कौन है, चंद्रमा। लेकिन देशों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा पृथ्वी के बहुत से कृत्रिम उपग्रह डाले गए हैं ऊपर। कितने होंगे, अमेरिका भेजा है, भारत भेजा है, चीन, सब भेज रहे हैं। तो कृत्रिम उपग्रह बहुत से हैं, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कृत्रिम उपग्रह की। तो उपग्रह यहाँ पे हम लगाते हैं, और उस उपग्रह से देखेंगे अभी क्या किया जाएगा। उपग्रह से वो टकरा के क्या करता है, जो यहाँ पे उपग्रह हमने लगाया है उसमें हमने रिपीटर लगा दिया है, रिसीवर लगा दिया है, और भेजने वाला प्रेषित लगा दिया है। तो इसको क्या करता है, इन तरंगों को ग्रहण करता है, इसका अभिग्राही उसको फिल्टर कर देता है, कोई उसमें अलग चीज़ मिल गई है तो उसको सही कर देता है। फिर इसको और मजबूत बनाकर क्या करता है, जिस आवृत्ति पर यहाँ भेजा गया था थोड़ी सी उससे आवृत्ति कम या ज़्यादा करके बदल के नीचे भेज देता है। तो ये उपग्रह आधारित है। इसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं देख लीजिए, बाकी तो मैंने समझा ही दिया है पहले। 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें आयन मंडल को पार कर जाती हैं, इसलिए इनको पृथ्वी की तरफ मोड़ने के लिए उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितना आवृत्ति लेंगे हम, 2 गीगाहर्ट्ज से कितना, 40 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज। अच्छा एक मिनट, अब क्या होगा, इसके बाद इसमें लगभग जो लिखा है बोर्ड पर मैंने आपको बता दिया है। इस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो टेलीविज़न प्रसारण में किया जाता है,
उपग्रह संचार में किया जाता है, जो भी ऐसा कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मोबाइल भी होते हैं, मोबाइल पढ़ने वाले हैं हम लोग, देखेंगे मोबाइल के जनरेशन क्या हैं, 0G 1G 2G 3G 4G 5G सब क्या हैं देखेंगे हम। तो अब इसमें एक और चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइन ऑफ साइट संचार, लाइन ऑफ साइट संचार ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आज जो मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं, लगभग हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी पर आधारित है। टावर लगाया गया है, फिर टावर के एकदम सीध में ही जो ऊपर के टावर से दिख रहा हो टावर, वहाँ एक और टावर लगा दिया गया। इस तरीके से करके भेजा जा रहा है। तो वो क्या होती हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं और वो स्ट्रेट भागती हैं दूर। इसलिए इसी प्रकार की जो तरंगे हैं, ये इस प्रकार की जो तरंगे हैं, उन्हीं का प्रयोग क्या करते हैं हम, पृथ्वी की सतह पर एक ऊपर एंटेना ऊंचा लगाया और उच्च आवृत्ति की तरंग को देखिए नीचे करेंगे तो क्या होगा, अगर नीचे रखेंगे तो पृथ्वी के कारण उसकी जो शक्ति रहेगी कम होने लगेगी। और कम तो खैर यहाँ भी होती है, लेकिन ज़्यादा ऊंचा रखते हैं तो लगभग 30-40 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है उसमें। एक यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया गया, एक रिसीवर, कई लगे होंगे। और मान लीजिए आप, तो ये टावर लगे हुए हैं, बीच में लोग प्रयोग करने वाले हैं, मोबाइल में हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ से ट्रांसमिट किया गया इस प्रकार की तरंग, अंतरिक्ष तरंग, और इस अंतरिक्ष तरंग का फिर दूसरे टावर पे गए, वहाँ उस टावर पे वो पकड़ लिया, फिर वो क्या करेगा, उसके पावर को बढ़ाएगा, रिपीटर वाला काम करेगा, फिर आगे भेजेगा, दूसरा पकड़ेगा, और इस तरीके से काम चलता है। इसलिए मतलब इनका प्रयोग अगर हम सही बोलें तो क्या बोलेंगे, सेलुलर फोन में किया जाता है। सेलुलर फोन में आप देखते हैं ना, बोलते हैं कि सेल, कई बार आप अपने मोबाइल को बोलते हैं मेरा सेल इस कंपनी का है। अब खैर अगर आप नहीं पढ़े हों या तो आपको पता होगा कि सेल मतलब आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर एक बैटरी लगती है, इसलिए इसको सेलुलर कहा जाता है, सेल फोन कहा जाता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लास में, अलग अलग क्लासों में मैंने देखा है इस बात को कि स्टूडेंट यही बोलते हैं, मैं पूछता बताओ सेल फोन क्यों बोलते हैं, तो बोलते हैं सेल फोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बैटरी लगी हुई है। खैर ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। हम मोबाइल का जनरेशन पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, मतलब आगे इसी सीरीज में, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा बात। तो सेलुलर फोन में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं इसको लिख दिया हूँ एक बार। क्या आप बोलेंगे, जब इन अंतरिक्ष तरंगों को, इस अंतरिक्ष तरंगों को एक दूसरे की सीध में लगे ऊंचे टावरों के माध्यम से भेजकर संचार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ साइट संचार। जब अंतरिक्ष तरंगों को एक दूसरे के सीध में लगे एंटेना या टावरों के माध्यम से भेजकर संचार करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ साइट संचार। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ तक ये लिख दिया परिभाषा, चूंकि ये अति उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं, ये तरंगे हैं ना, तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं जो अपने बीच में पड़ने वाले बाधा को पार नहीं कर पाती। अभी यहीं से मैं बताया आपको कि ये देखिए पार नहीं कर पाती, तो इसलिए उनको काफ़ी ऊंचाई पर लगाएंगे और उसके सामने जहाँ कोई चीज़ एकदम दिख रहा होगा वहीं पर दूसरा टावर लगाना पड़ेगा। आप चाहे कि एक टावर इधर लगा दो और एक टावर उस पहाड़ी के उधर लगा दो, और दोनों काम कर ले नहीं करेंगे। अगर पहाड़ी की ऊंचाई उनसे ज़्यादा हो तो उसका कोई और तरीका निकालना पड़ेगा कि साइड से निकाल के फिर ले जाना पड़ेगा। मतलब कैसे भी उनको आपस में दिखना चाहिए, लाइन ऑफ साइट पे होना चाहिए। तो लिखा गया है क्या, देखिए, चूंकि ये अति उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो अपने बीच में पड़ने वाले बाधा को पार नहीं कर पाती हैं, इसलिए एक टावर से दूसरा टावर सीध में और दृष्टिगत होना चाहिए। मतलब एक टावर जो है उससे दूसरा टावर उसके सीध में होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए, और दृष्टिगत भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जाके आज या जाएं और किसी टावर पे पूरा ऊपर चढ़ के फिर देखें कि अरे भाई दूसरा टावर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है। होता यही है, मान लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है और इसके बारे में बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बोर्ड पर जो कुछ भी बात लिखी है इसको पहले मैं समझाया था और यहाँ पे अब फिर समझा के ही इसको बता दिया, तो आप इसको लिख लिए होंगे। नहीं लिखे होंगे तो एक बार मैं एकदम साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मैं साइड में हो गया हूँ, आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा और आज की कहानी आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, तो अब मैं इसको मिटाया और
और कुछ जो बातें थोड़ी इसमें बची हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो उपग्रह संचार है, तो उपग्रह क्या है, थोड़ा सा हम लोग उपग्रह के बारे में अगर देख लेंगे, थोड़ा सा इसको बस आगे ले जाऊंगा मैं, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो भूगोल बन जाएगा। अब और वैसे भी हम लोग, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक और हमको पढ़ना पड़ेगा तकनीक, जिसका नाम क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और उस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जाएंगे तो ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा। उपग्रहों के प्रकार, तो हम देखेंगे कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं, बट यहाँ सिर्फ एक ही मैं बात कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं इस चीज़ को आगे ले चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये अंतरिक्ष तरंग है और इसमें क्या किया जाता है, उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रहों का प्रयोग मतलब उपग्रह क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बोल ही दिया है, आपको पता भी है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि सबको साथ लेके चलना चाहिए। उपग्रह क्या है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अब उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा प्राकृतिक, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ही बनाई है, और एक हो जाएगा कृत्रिम। साइंस टेक में हमेशा कृत्रिम का अध्ययन किया जाता है, उसमें कभी भी प्राकृतिक का उपग्रह नहीं किया जाता है, मतलब चर्चा नहीं की जाती है, उसका काम ही नहीं पड़ता हमें। देखिए, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। हमारे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक, अरे मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, तो सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है, और कौन है वो, चंद्रमा, मून। खैर उससे हमें ज़रूरत है नहीं। अब बाकी कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य बनाकर भेजते हैं, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट जो मनुष्य अपने हिसाब से बनाता है, जैसा उसको उससे काम लेना रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कृत्रिम उपग्रह। अब कृत्रिम उपग्रह जो हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह का प्रकार अगर हम देखेंगे तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ क्या होते हैं, ऐसे पृथ्वी है तो यहाँ पे ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ये इनके परितः घूमते हैं, इनके चारों ओर घूमते हैं। मतलब अगर मेरा हाथ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है, तो ऐसे घूमते हैं, ऐसे कुछ ऐसे हैं जो ऐसे घूमते हैं। तो ये सब तो जब हम लोग उपग्रह पढ़ेंगे, मतलब उस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो करेंगे बात। अभी यहाँ जो उपग्रह प्रयोग में लाया जाता है, उस उपग्रह का मैं डायरेक्ट एक ही का नाम बता देता हूँ जो यहाँ प्रयोग होता है, और उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं क्या, भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह। और भू-स्थिर उपग्रह क्या है, तो बस इतना अपने दिमाग में रखिए आप कि ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, कितना ऊपर चले जाओ, 36,000 किलोमीटर, 3600 नहीं, 36,000 किलोमीटर। और 36,000 किलोमीटर अगर ऊपर जाके अगर कोई सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं कुछ विशेष प्रकार से, तो वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। और चक्कर कैसा काटता है, यहाँ ऊपर जाने पर इसकी चाल क्या हो जाती है, पृथ्वी के चाल के बराबर हो जाता है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो ये भी जाके एकदम पृथ्वी के चाल, जितना पृथ्वी जितनी तेज़ी से घूम रही है उतना वैसा ही ये भी घूमेगा। मतलब ये 24 घंटे में एक दिन बनाती है, तो ये भी 24 घंटे ही लेगा। और इसको हम रखते कहाँ हैं, विषुवत रेखा से इसको छोड़ते हैं, इसे विषुवत रेखा के लंबवत। विषुवत रेखा आप सुने होंगे, उसके ऐसे लंबवत ले जाकर छोड़ते हैं। क्योंकि उपग्रह वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊँगा। होगा क्या, अभी अगर मैं उपग्रह को यहाँ पढ़ाने लगूँ तो ये पूरा लेक्चर जाएगा, अगला एक और लेक्चर इसके लिए आ जाएगा। तो इसलिए जब हमारे सिलेबस में है ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो वहाँ पढ़ें, यहाँ जितना आवश्यकता है उतना देख लेते हैं। तो 24 घंटे ये भी लेगा। होता क्या है कि अब अगर इसको विषुवत रेखा, जैसे मान लीजिए मैं, ये मार्कर सैटेलाइट है, इसको लाके ऐसे मैंने पृथ्वी के सामने लगा दिया 36,000 पे। अब पृथ्वी भी घूम रही है, ये भी घूम रहा है, दोनों बराबर चाल से घूम रहे हैं, तो क्या होगा,
पृथ्वी के जिस सिध में, जैसे इस बिंदु के मान लो सिध में मैं यहाँ पे सेटेलाइट है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मान लो उसको सेटेलाइट दिख रहा है, तो पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी ऐसे घूमी तो ये भी उतना ही घूमा, ये भी उतना ही घूमा, ये भी उतना ही घूमा, तो क्या होगा, इस व्यक्ति को या इस बिंदु से हमेशा सेटेलाइट क्या होगा, ये रुका हुआ दिखेगा। उसको पता नहीं चलेगा कि ये भी उतने ही तेज घूम रहा है, ये भी इतने ही तेज घूम रहा है। भाई पृथ्वी घूम रही है तो उसके साथ साथ हम लोग घूम रहे हैं ना, ये घर घूम रहा है, मैं घूम रहा हूँ, आप सब घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसके साथ साथ हम लोग भी घूम रहे हैं। भाई बस में सवार हो जाएंगे, बस चलेगी तो हम भी चलेंगे ना, वही हो रहा है। तो एक बिंदु से हमेशा क्या होगा, सेटेलाइट एक ही जगह पे दिखेगा, और एक ही जगह पे दिखेगा तो फायदा क्या होगा कि यहाँ से टकरा के जो भी किरणें आएंगी वो एक ही एरिया में आएंगी। भारत छोड़ेगा, देखिए जैसे भारत अगर छोड़ रहा है और यहाँ पे सेटेलाइट छोड़ दिया एक, ये तो हमेशा भारत के सीध पर ही, भारत पर ही रहेगा ये, तो संचार हमेशा क्या होगा, भारत में हो जाएगा। इसके कारण समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यकाली, मतलब काल मतलब समय, तुल्य मतलब समान, मतलब पृथ्वी के समान जिसका काल होता है एक चक्कर पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं तुल्यकाली उपग्रह। या भू स्थिर क्यों, क्योंकि इस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या जगह के सापेक्ष हमेशा ये क्या होगा, रुका हुआ दिखेगा, इसलिए भू स्थिर बोल रहे हैं। और इसी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है खासकर संचार के लिए। और भी उपग्रह हैं, कई उपग्रह अलग अलग आप देखेंगे प्रकार बनेंगे, वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे कि तुल्यकाली उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के किसी एक बिंदु से हमेशा उसके सिध में ही दिखाई देगा। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके ले जाया जाता है। पृथ्वी के चाल के समान इसका चाल होता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ लीजिए। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसा है कि हम इस उपग्रह के माध्यम से, जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है और मैं चाहता हूं कि उपग्रह के माध्यम से इस पूरे पृथ्वी पर संचार हो जाए। मतलब मान लीजिए यहाँ ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे हो रहा है 2020 का मैच, T20 का मैच चल रहा है, और हम चाहते हैं कि इस मैच को पूरे विश्व को दिखाएं। पूरा विश्व जब देखते हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई मैच चल रहा है तो पूरे विश्व में उसका टेलीकास्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम छोड़ेंगे, मान लेते हैं इस तरफ, ये यहाँ छोड़ दिया मैंने एक उपग्रह, तो ये क्या करेगा कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का लगभग एक ही कवर कर लेता है। फिर एक और यहाँ छोड़ देंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूँ, देखिए एक यहाँ छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इतना ये कवर कर लेगा, और एक और छोड़ देंगे तो इतना ये कवर कर लेगा। मतलब एक उपग्रह जो होता है, एक तुल्यकाली उपग्रह जो होता है, वो पृथ्वी के 1/3 भाग अर्थात पृथ्वी की 1/3 भाग पर संचार करा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। कोई बोलेगा कि अगर कितने तुल्यकाली उपग्रहों के माध्यम से वैश्विक रूप से संचार कराया जा सकता है, तो अधिक से अधिक और लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3। अगर 3 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रेषित्र के माध्यम से मैच का प्रसारण किया जा रहा है ऊपर। अच्छा, एक और बात आपको दिमाग में रखना है कि जब यहाँ से सूचना भेजी जा रही है ना ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं कि अपलोड हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपलोड होना। अक्सर आप सुनते हैं अपलोड, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ऊपरी लिंक। अब ऊपरी लिंक तो खैर मुझे लगता है आप भी ना बोलें, यही लिखा करिए देवनागरी में। और जब ये उपग्रह क्या करता है, इस सूचना को अपने पास पकड़ता है, उसको मजबूत करता है, उसमें जो कुछ शोर आ गया है उसको फिल्टर करता है, और फिर यहाँ से क्या करता है, ऐसे भेज देता है पूरा इतने एरिया में। इतने एरिया में जितने भी रिसीवर लगे होंगे वो सब पकड़ लेंगे इसको। ऐसे ही इसके क्या करेगा, एक कोई, अब भाई प्रेषित तो अब यहाँ से भेजेंगे नहीं, तो यहीं से भेजेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, कोई एक जो इसको भेजे हैं ना, वो ये क्या कर देगा, इसको भेज देगा, एक सूचना इसके को भेज देगा, फिर ये क्या करेगा, वैसे ही इधर भेज देगा, फिर ऐसे ही इसके द्वारा या इसके द्वारा एक सूचना इसके पास आ जाएगी और ये फिर इसको भेज देगा। तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर कैप्चर किया जा सकता है। और जब ये नीचे, जब हम ऊपर भेज रहे हैं उपग्रह पर मैं अपने सूचना को, तो उसको अपलोड करना बोलते हैं। और जब वो भेजता है नीचे, जब वो इसको परिवर्धित करके आवृत्ति इसकी बदल के नीचे भेजता है,
तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये डाउनलोड है, इसको हम बोलते हैं डाउनलोड, और हिंदी में बोलते हैं अब अधोलिंक। अधो मतलब नीचे होता है ना, तो अधोलिंक। और हिंदी कहीं कहीं बड़ा तकलीफ का काम हो जाता है। तो आप अपलोड, जैसे मान लीजिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्या करूँगा, पहले अपलोड करूँगा। उस अपलोड में समय लेता है, तो अपलोड एक बार हो गया उसके पास, उसके बाद क्या कर देगा वो, इस सूचना को फैला देगा अपने एरिया में। अब आप लोगों को पता चलता है तो आप लोग फिर उसको क्या करते हैं, देखते हैं, या फिर किसी को लगता है तो डाउनलोड करके रख लेता है, तो उसको बोलते हैं डाउनलिंक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी कई फैक्ट मिल गए आपको, फैक्ट भी मिल गए और कंसेप्ट मिल गया, तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो डाउनलोड हमको भी समझ में आ गया और अपलोड भी समझ में आ गया। अब एक बात आपको थोड़ा सा और मुझे इस पर बतानी है कि ये जो उपग्रह संचार होता है ना, इसको मैं, अगर आप लिख लिए हो तो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाता है तो लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए, इसको हम अंतरिक्ष तरंग संचरण को हम बोलते हैं, तो इसको उपग्रह संचार भी बोल सकते हैं ना। जैसे दो प्रकार से ये हो रहा था, एक तो उपग्रहों के माध्यम से हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा था, टावरों के माध्यम से हो रहा था। इसी का अगर टावर के माध्यम से करेंगे तो लाइन ऑफ साइट हो जा रहा था, उपग्रह से कर रहे हैं तो उपग्रह संचार हो जा रहा है। तो उपग्रह संचार में एक बात आपके दिमाग में और रखना है, और वो क्या रखना है कि उपग्रह संचार में आप, अच्छा ठीक है, इसको तो हम लोग उसमें ही पढ़ेंगे, इसको छोड़िए। आप उपग्रह संचार ठीक है कर ही लेते हैं। उपग्रह संचार अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए उपग्रह संचार कुछ किताबों में आपको क्या देता है कि एक निष्क्रिय होता है, एक सक्रिय होता है। खैर ये मैं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में समझाने सोच रहा था कि समझाऊं, बट यहीं देख लीजिए, निष्क्रिय और सक्रिय, क्योंकि टफ नहीं है। पहली बात कि किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से समझ के पढ़ रहे हैं तो टफ नहीं है। टफ कब है, आसान चीज़ भी नहीं समझ रहे हैं तो टफ हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, ये देख लीजिए। निष्क्रिय को पैसिव बोला जाता है, और निष्क्रिय हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, और इसको बोलते हैं एक्टिव। इस पर अब क्या होगा, पैसिव मतलब क्या है कि हम जो उपग्रह यहाँ पे भेजे हैं वो सच में उपग्रह नहीं, मतलब उसके पास, ध्यान रखिएगा, उसके पास खुद का पावर सप्लाई नहीं है। खुद का पावर सप्लाई समझ रहे हैं, मतलब उसको जो भी बिजली मिलना है, पावर सप्लाई उस पे उसको खुद का नहीं मिला है। उस पर कोई भी रिपीटर नहीं है, उस पर कोई भी रिपीटर नहीं है। बस ये किस काम के लिए है ना, तो उसके पास मतलब ना ही कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, बस इसको ऐसे ऊपर लगा दिया गया है। ये बस किस लिए लगाया गया है भाई, अगर आयन मंडल को पार करके तरंगे जा रही हैं तो तू क्या कर देना, ये बीच में रास्ता बन जाना, और वैसे भी उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं तो रास्ता को पार तो कर नहीं पाएंगी, तो क्या होंगी, यहाँ से मुड़ के लौट आएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव या निष्क्रिय उपग्रह। निष्क्रिय उपग्रह संचार या उपग्रह ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास खुद का पावर सप्लाई नहीं होता है, उनके पास खुद का कोई एम्पलीफायर, रिपीटर या ट्रांसमीटर नहीं होता है। तो इसलिए इनको हम, अच्छा ये होते क्या हैं, तो इसको इतना बड़ा धातु का गोला बना के तो ऊपर भेजना मुश्किल काम है। खैर भेज सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि निष्क्रिय उपग्रह कैसे होते हैं, तो धातु के गोले होते हैं। बट सच कहें तो धातु के गोले नहीं होते इतने बड़े बड़े। क्या होता है, ये गुब्बारा होते हैं, ये गुब्बारा होते हैं, और गुब्बारे के ऊपर क्या कर दिया जाता है, धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है। गुब्बारा रहता है और इसके ऊपर धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है। धातु का लेप आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि धातु का लेप चढ़ाने को क्या बोलते हैं। इसमें एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं, अमलगम। खैर वो रसायन विज्ञान की बात है। ये बात आप समझ गए होंगे, गुब्बारा जो है उसके ऊपर धातु लेपित गुब्बारा होता है। निष्क्रिय जो उपग्रह होता है वो क्या होता है, धातु का या तो गोला होता है या तो गुब्बारा पर ऊपर धातु लेप कर देते हैं, या धातु लेपित गुब्बारा होता है। अब ये मैं क्यों बताया, इसलिए बताया कि अगर आप लोग थोड़ा पहले, अगर जो लोग थोड़ा कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स वगैरह का थोड़ा ज्ञान रखते हों, तो आप सुने थे कि गूगल जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को भारत में एक परियोजना ला रहा था। उस परियोजना का नाम क्या था, लून। उस परियोजना का नाम क्या था, लून परियोजना। और इस लून परियोजना से क्या कर रहा था, वो यही करके देना चाह रहा था इंटरनेट को। तो ये
ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया है, ये प्लान चल रहा है और आने वाले समय में जो हमको इंटरनेट मिल रहा है ना यहाँ पे, इससे ही मिलेगा। कई कंपनियाँ ऐसी हैं अमेरिका की, और भी कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस पर काम कर रही हैं कि गुब्बारे भेजा जाए और उस गुब्बारे में ट्रांसमीटर कुछ ऐसा करके और सब हर एक व्यक्ति तक इंटरनेट को पहुंचाया जाए। बहुत जल्दी आप आने वाले समय में इसको देखेंगे भी, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसका नाम था प्रोजेक्ट लून, कभी आपसे पूछ भी सकता है। MPPSC जहाँ तक मुझे लगता है कि अब थोड़ा करंट पर वो आएगा, क्योंकि सिलेबस बदल भी दिया है, तो धीरे धीरे आएगा और आना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो पढ़ रहे हैं आप, न केवल MPPSC के लिए नहीं है, केवल UPSC के लिए नहीं है, हर एक स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए है, इवन छोटे एग्ज़ाम के लिए भी है। छोटे एग्ज़ाम में भी अगर आप कंसेप्ट से पढ़े हैं तो दे पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए तैयारी आप कर रहे होंगे, सब में काम आएगा। तो प्रोजेक्ट लून था और ये गूगल का प्लान था। ध्यान रखिएगा, गूगल जो ये कंपनी आप देखते हैं ना, इसकी पेरेंट, इसकी रियल कंपनी का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो खैर ये सब आगे की बात है। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, ये रियल मतलब गूगल का जो पेरेंट संस्थान है या पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, और इसी ने प्रोजेक्ट लून की घोषणा किया था। और अब तो कई लोग बोल रहे हैं, बट इस निष्क्रिय से आपको बात समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। सक्रिय क्या है? सीधी सी बात, ऐसा उपग्रह जिसमें क्या रहे, खुद का पावर सप्लाई रहे, जिसमें खुद का पावर सप्लाई रहे, उसके बाद उसमें खुद का रिपीटर लगा रहे। और आपको पता है कि रिपीटर में क्या क्या होता है, तो रिपीटर में एक होता है ग्राही जो पहले ग्रहण करता है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। फिर होता है एक प्रवर्धक जो क्या करता है, उसको बढ़ाता है। और फिर एक क्या होता है, प्रेषित्र जो फिर से उसको भेज देता है। तो इसमें खुद का पावर सप्लाई रहेगा, खुद का रिपीटर लगा रहेगा, और इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय या सक्रिय उपग्रह संचार या सक्रिय उपग्रह के माध्यम से संचार। तो इस तरीके से आपने ये भी जो छोटी मोटी बात थी इसको भी देख लिए। अब एक चीज़ और देखनी है, वो क्या है, मतलब मैं क्वेश्चन देखता हूँ कहीं और फिर क्वेश्चन देखता हूँ तो चाहता हूँ कि उसको आपको बता दिया जाए, आपको ये ना लगे कि ये वाला क्वेश्चन उस लेक्चर से नहीं बन रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपको इन लेक्चर के बाहर ना जाए, और जाएगा भी नहीं, आप तैयारी करके देखिए। अच्छा, अब अगर इसके बाद एक और चीज़ होता है कि हमने क्या देखा था कि संचार माध्यम देखा था। संचार माध्यम में ही हम पढ़ रहे थे अभी तक, संचार माध्यम में ही हम पढ़ रहे थे। संचार के माध्यम में हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था तार आधारित और दूसरा क्या पढ़ा था, बेतार आधारित। तो बस यहाँ पे मुझे बताना क्या है आपको कि जो तार आधारित होता है ना, इसको कई बार लोग क्या बोल देते हैं कि ये निर्देशित माध्यम है। इसका नाम क्या होता है कि ये निर्देशित माध्यम है, और इसको लोग बोलते हैं कि ये क्या है, अनिर्देशित माध्यम है। ये निर्देशित है और ये अनिर्देशित है। मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप। इसको हम बोलेंगे गाइडेड नहीं है, सॉरी गाइडेड है ये, और ये अनगाइडेड है। निर्देशित माध्यम मतलब क्या, हम देखिए तार से लेकर जोड़ रहे हैं ना, दो लोग टेलीफोन से बात कर रहे हैं अगर, तो तार द्वारा जुड़ गए हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट संचार हो रहा है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बिंदु से बिंदु तक संचार हो रहा है। तो उनको हमने क्या कर दिया है, माध्यम से जोड़ दिया है। तो जहाँ पे कोई आपको फिजिकल माध्यम दिखेगा उसको बोलेंगे कि निर्देशित है ये, और मुख्यतः इसका प्रयोग क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए होता है। और बेतार संचार जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये अनगाइडेड है, क्योंकि इसको पॉइंट टू पॉइंट के लिए नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। एक जगह से चीज़ें भेज दी गई, अब जहाँ जहाँ मशीनें हैं पकड़ लेंगी उसको। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कभी आपसे कोई पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से निर्देशित संचार माध्यम है, और ऑप्शन में बोल देगा सक्रिय उपग्रह, निष्क्रिय उपग्रह, और फिर बोल देगा क्या, फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर बोल देगा, या फिर ट्विस्टेड वायर बोल देगा, वो युग्मित तार बोल देगा, समांतर युग्मित तार बोल दे, केबल बोल दे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, निर्देशित हो जाएंगे, और ये उपग्रह वाला जो है वो क्या है, अनिर्देशित हो जाएगा। एक बात और दिमाग में कि जो आयन मंडल से हो रहा है वो भी क्या है, अनिर्देशित, तो उसमें आ ही गया बेतार में। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि इन बातों को हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब थोड़ी इस टॉपिक से जुड़े
कुछ और मुद्दे थोड़े देख लेते हैं कि संचार में कुछ और क्या क्या चीज़ें कभी आपसे पूछी जा सकती हैं या नहीं भी पूछी गई तो आपको कंसेप्ट के लिए हमेशा काम आएगा। देखिए, अब क्या हुआ कि एक संस्थान है और उस संस्थान का नाम क्या है, ITU। एक संस्थान है जिसका नाम क्या है, ITU। पूरा नाम इसका मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल जैसे ही बोलते हैं तो यूपी बिहार में एक गाना है वो आ जाता है कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। तो खैर यहाँ पे इंटरनेशनल वो लिट्टी चोखा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल और टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये इसका नाम है। ये क्या करती है कि पूरे जो इसके सदस्य लोग हैं, आज इसके 193 देश इसके सदस्य हैं, और ये लोग क्या करते हैं, बैठ के इसमें तय करते हैं कि हम पूरे विश्व लेवल पर किस किस आवृत्ति बैंड को किस चीज़ों को चलाने के लिए करें। जैसे मैं आपको बताया था कि FM के लिए इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया है कि FM किस पर चलेगा, 88 से 108 पर। और आप देख लीजिएगा, कोई भी FM हो या तो 88 के ऊपर होगा या फिर 108 या 108 से नीचे होगा। तो 193 देश इसके सदस्य हैं। थोड़ा इसी के बारे में पहले बात कर लें। इसका जो गठन हुआ था, इसका स्थापना बोले या गठन बोले, इसका गठन हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन इसका गठन शायद हुआ था 1865। हाँ, 1865 में शायद इसका गठन हुआ था। हाँ, 17 मई, ठीक है, अब दिमाग में, 17 मई 1865। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये संस्था जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो आप बोलेंगे हाँ, यह क्या है, UN, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है एक। तो ये दिमाग में आप रखें, एजेंसी है। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके जो सदस्य बनते हैं ना, उस सदस्य में, इसके जो सदस्य बनते हैं उसमें से भारत अभी क्या है, लगातार दूसरी बार इसका परिषद में गया है। जो इसकी मुख्य कोर टीम होती है काम करने के लिए, अब सारे 193 लोग मिलकर तो काम करेंगे नहीं, इसका परिषद बना हुआ है। उस परिषद में भारत 2018 में 4 साल के लिए चुना जाता है, कोई विदेश इसके परिषद में। तो 2018 से 4 साल के लिए लगातार दूसरी बार चुना गया, लगातार दूसरी बार चुना गया। मतलब अभी 4 साल के लिए, मतलब 22 तक रहेगा भारत इसमें, इसके परिषद में भारत है। आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा। एक और चीज़ आपको रखनी पड़ती है दिमाग ऐसी चीज़ों में कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका HQ लिख रहा हूँ मैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा जेनेवा में। तो जेनेवा को हम ये है स्विट्ज़रलैंड में है ये। तो ये तो संस्था के बारे में हमने बात कर लिया कि इस संस्था का गठन 17 मई 1865 को किया गया था। यह यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। भारत 2018 में 4 साल के लिए लगातार दूसरी बार चुना गया, जो अभी इसके परिषद में चुना गया है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, ये तो हमने ये बात पढ़ लिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में, खासकर जो थोड़ी पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनके दिमाग में आता है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या पूछ लेते हैं उसको मैं मतलब इमेजिन करता हूँ और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना चाहता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत कोई ना हो कि ये दिमाग में बात आ गई, ये कैसे हो गया।
क्या दिमाग में आपके आ सकती है, कुछ लोग दिमाग में आ सकती है कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना तो 1945 में हुआ, 1945-46 में हुआ, तो ये 1865 में है, ये कैसे हो गया, यूएन की एजेंसी कैसे हो गई। तो आप अगर संस्थानों का लेक्चर जो आते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान, उसका लेक्चर बनता है या उसकी बुक्स मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ के देखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आज यूनाइटेड नेशन में जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जितनी संस्थाएं हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब उसके साथ या उसके बाद में ही बनी। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में के बाद शांति के लिए लोगों ने क्या किया, लीग ऑफ नेशन बनाया था, और वो लीग ऑफ नेशन कब तक काम किया, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक काम किया। उसके बाद तो फिर विश्व युद्ध हो गया तो बात ही खत्म। तो जब उसने क्या किया कि शांति स्थापित नहीं कर पाई, तो फिर उसी के जगह पर बाद में क्या बना दिया गया, थोड़ा परिवर्तन करके यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया तो लीग ऑफ नेशन के कई एजेंसी बन गई थी, कई अलग अलग संस्थाएं बन गई थीं। उन सभी एजेंसियों को किसको दे दिया गया, यूनाइटेड नेशन को। और ये भी पहले हुआ था, बाद में लगा कि नहीं ये यूनाइटेड नेशन के अंदर आनी चाहिए, तो इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों पर आप मतलब भटके नहीं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। खैर इन सब में भी जब एक लेक्चर बनता है या इनको पढ़ाया जाता है तो फिर इसमें भी क्या काफ़ी डीप अध्ययन होता है भाई कि क्यों होगा, कैसा होगा। यूपीएससी वगैरह में ज़्यादा काम आता है, और एमपीपीएससी और राज्य पीएससीओ में भी कहीं ना कहीं उसका रोल है ही। चलिए, तो ये फैक्चुअल तरीके से आप तैयारी करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा। अब मैं क्या यहाँ बताना चाह रहा था कि ये जो संस्थान है ना, यही क्या करती है, तय करती है कि किस किस आवृत्ति बैंड पर, किस किस वेवलेंथ पर कौन कौन से संचार होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं पीछे आपको बोल रहा था ना कि 10 से 30 किलो हर्ट्ज़, उसमें बोल रहा था कि थोड़ा कम ज़्यादा मिल जाएगा कहीं, लेकिन ये करेक्ट तय है, तो इसमें कहीं आपको कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, हर जगह एक ही बात मिलेगी। और वो क्या है, लिख देता हूँ मैं, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, उन्होंने तय किया कि एएम ब्रॉडकास्ट अगर करना है हमको, ब्रॉडकास्ट हाँ, अगर करना है हमको, एम मतलब क्या, पीछे पढ़ा चुका हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर कोई अगर हमको ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए बताया गया कि आप क्या प्रयोग करोगे, 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज तक का आवृत्ति प्रयोग करोगे। और ये आप देखोगे तो किताब में हमेशा एक ही मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एएम ब्रॉडकास्ट करना है तो 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज तक। मैं नहीं तय किया हूँ, ये कौन तय किया है, ITU। दूसरा क्या है, FM अगर आपको करना है ब्रॉडकास्ट, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो अगर इसका ब्रॉडकास्ट करना है तो फिर आपको कौन सा लेना पड़ेगा, इसके लिए तय किया गया है, जो मैं पहले ही कई बार बोल चुका आप लोगों को, 88 से 108 मेगा हर्ट्स। ये किलो हर्ट्स था और ये MHz मेगा हर्ट्स। फिर बात किया गया कि अगर आप VHF अगर टीवी का प्रसारण करना चाहते हो, अब VHF क्या है, सिंपल सी बात है, V मतलब वेरी और H मतलब हाई और F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविज़न जो होता है, इस पर 2 बैंड किए गए हैं निर्धारित, जो 54 से लेकर 72 मेगा हर्ट्स, ये मेगा है, और 76 से लेकर 88 मेगा हर्ट्स तक, ये तय किया गया है। फिर एक और संचार होता है जिसको हम बोलते हैं UHF टीवी। टीवी मतलब टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ मैं। तो UHF मतलब क्या, अल्ट्रा, थोड़ा इससे भी ज़्यादा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अति उच्च आवृत्ति। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में भी 2 दिया गया है, एक दिया गया है क्या, 174 से 216 मेगाहर्ट्ज़, और एक दिया गया है 420 से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये हमको याद करना पड़ेगा। नहीं भैया, नहीं याद करना पड़ेगा। इतने फैक्ट याद करके याद रहेगा क्या सारी चीज़ें, ज़रूरत नहीं है, बट कुछ दिमाग में रह जाती हैं, या ऐसा कुछ मान लीजिए कुछ कंसेप्ट में इससे पूछ लिया कहीं, तो हम इसको
सोच पाएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा बताया गया था, या फिर आप एक दो बार देखोगे तो लगभग कई चीज़ें लगभग दिमाग में रहेंगी, याद ही हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, मोबाइल संचार। तो मुझे मिटाना पड़ेगा ये वाला बात, अगर आप नोट कर लिए हों तो ठीक है, क्योंकि वहाँ नीचे लिखूंगा शायद आपको दिखे नहीं, तो बेहतर यही है कि आप ये लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, पीछे जाके लिख लीजिए। देखिए अब इसके बाद क्या आ गया, मोबाइल संचार। इसके बाद आता है मोबाइल संचार, वही मोबाइल संचार मैं बोल रहा हूँ जो मोबाइल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल मतलब होता है चलते फिरते संचार कर लेना, बट आप मोबाइल संचार समझिए, इसमें दो तरीके से बताया गया है। क्या बताया गया है कि मोबाइल से बेस स्टेशन अगर हमें ले जाना है, बेस स्टेशन आगे हम देखेंगे इस बात को भी, तो अगर हमें मोबाइल से बेस स्टेशन ले जाना है तो उसके लिए करना है 840 से 935 मेगाहर्ट्ज़। और अगर बेस स्टेशन से, मैं केवल बे लिख दे रहा हूँ, बेस स्टेशन से मोबाइल तक अगर करना है तो उसका क्या दिया जाता है, 896 से लेकर 901 मेगाहर्ट्ज़ ये होता है। और उसके बाद होता है क्या, उपग्रह संचार। उपग्रह संचार आएगा, और उपग्रह संचार में दो चीज़ें होंगी। क्या होगा, एक ऊपरी लिंक होगा, मैं केवल अपलोड लिख दे रहा हूँ, एक अपलोड होगा और दूसरा क्या होगा, डाउनलोड। तो आपको पता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि जो अपलोड करते हैं उसमें जो हमको डेटा चाहिए होता है ज़्यादा चाहिए होता है, डाउनलोड में कम चाहिए होता है। या आप लोग कभी अगर घर में आप इंटरनेट वगैरह मोबाइल में नेट चल रहा है तो कोई भी जो स्पीड चेक करते हैं, ओकला है, ऐसे कई हैं, उस पर आप चेक करके देखिएगा, आपके सिम का डाउनलोड की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करेगा, वो कम बताएगा, और जो अपलोड है उसका ज़्यादा बताएगा। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपका अपलोड वाला वैल्यू कम बताएगा वो, कि आपका धीमा है अपलोड, और डाउनलोड का वैल्यू बड़ा बताएगा, बोलेगा कि आपका डाउनलोड क्या है, ज़्यादा है। तो अपलोड का जो तय किया गया है दशमलव में है 5.96 कुछ ऐसा है, अपने को मतलब नहीं है। 5.9 से लेकर हम बोल सकते हैं 6.4 गीगा हर्ट्स तक, GHz गीगा हर्ट्स यहाँ पे है। गीगा मतलब 10 की घात 9, 10 की घात 9 को गीगा बोलते हैं। और डाउनलोड को क्या बोलेंगे आप, तो ये होता है 3.7। देखिए इससे कम लगता है ना बैंड, 3.7 से लेकर 4.2 गीगा हर्ट्स। तो ये तय किया गया है, और ये कुछ हमने और आपने तय नहीं किया है, संस्थान है जिसका नाम है ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। उसने वैश्विक समझौतों में इस बात को तय किया है, और इसी के आधार पर संचार करने का प्रयास किया जाता है या किया जाता है। संस्थान के बारे में भी आप पढ़ लिए। अब अगर मैं इसको मिटा दूं तो अब लगभग हम इस मतलब दूर संचार वाला जो कंसेप्ट वाली बात थी वो लगभग हमने कवर कर लिया है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो अभी इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ क्या है। तो अब ये जितनी बातें यहाँ सुने हैं आप, वही रिपीट होके आएंगी। ब्लूटूथ किस पर काम करता है तो हम देखेंगे कि AM पे काम करता है कि FM पे करता है। मॉड्यूलेशन क्या है उसका तो हम देखेंगे, कला मॉड्यूलेशन होता है उसमें कि क्या होता है। मतलब ये हमारे बेस थे, ये बेस दिमाग में है, तो आगे अगर चीज़ें आप किसी किताब में भी पढ़ेंगे ना तो लगभग बात समझ में आने लगेगी। खैर हम लोग एक एक पॉइंट सारा ही पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि कई जगहों पे पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये बताओ कि उपग्रह संचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं। तो कई जगहों पे क्या लिखेगा, केवल कई जगहों पे बोलेगा कि लघु रेडियो तरंग, और कहीं लिखेगा क्या, सूक्ष्म तरंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो इससे आपको नहीं उलझना है। सूक्ष्म तरंग अगर ऑप्शन में रहेगा तो सूक्ष्म तरंग ही देगा वो, या तो उसको बोलना पड़ेगा क्या कि लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, तब दोनों दे पाएगा, नहीं तो वो सूक्ष्म तरंग देगा या फिर रेडियो तरंग देगा।
तो इस तरीके से आपसे अगर कुछ पूछा जाता है तो इसमें आप उलझे नहीं। सूक्ष्म तरंग रहेगा ऑप्शन तो सूक्ष्म तरंग लगाइए, अगर लघु रेडियो तरंग है तो उसको लगाइए। अब इसके जस्ट बाद आपको एक बात और समझ लेनी है कि कुछ कौन कौन सी तरंगों का प्रयोग किस प्रकार के संचार में किया जाता है। जैसे निम्न तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें, सबमरीन वगैरह में, सबमरीन जो पानी में चलती है ना उसमें यूज किया जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि मतलब एक विभिन्न प्रकार बैंड की तरंग है और उस तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन अगर फैक्चुअल कभी पूछना चाहे तो पूछ लेगा। इसके लिए आप अभी यहाँ पे मैं एक एनसीईआरटी का पेज लगा दे रहा हूँ और एक बुक है एक उसका एक पेज लगा दे रहा हूँ। दोनों बातें सेम है, उनके बोलने का तरीका अलग अलग है। एनसीईआरटी वाला भी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा और जो बुक वाला है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। उसमें बुक वाले में थोड़ा खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा है। जैसे एनसीईआरटी केवल निम्न बोल दी है, निम्न या लघु रेडियो तरंग, तो बुक वाला क्या किया है उस निम्न को कई भागों में बांट दिया है। बोलेगा कि अति निम्न, फिर अल्ट्रा निम्न, उच्च निम्न, उच्चतम निम्न, इस तरीके से उसका सुपर निम्न ऐसे करके नाम दे दिया है। करना क्या है उसका पेज से आप देखिए और बस दिमाग में याद कर लीजिए कि इस प्रकार की तरंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर कभी फैक्चुअल तरीके से पूछा जाए तो काम आपका चल जाएगा, उसको रटना भी नहीं है। आप प्रीलिम्स जब देने जाएं, मेंस में तो कोई पूछने वाला नहीं है, प्रीलिम्स में अगर वो फैक्ट जब प्रीलिम्स रहे उस दिन आप देख के जाएं या उसके 2-3 दिन पहले से देखने लगें उसको, तो देख के ही याद हो जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है अगर पूछे कभी तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में आपको बेतार संचार से जुड़ी जो कुछ भी बातें थीं उनको यहाँ कवर कर लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर से जब मिलेंगे तो फिर हम लोग अब आगे का बात पढ़ना शुरू करेंगे कि जैसे हम ये पढ़ेंगे कि मोबाइल क्या है और मोबाइल की तकनीकें कौन कौन सी है। तो हम देखेंगे मोबाइल की तकनीकों में शुरुआत उसका हुआ 0G से, आज 5G आ रहा है। तो क्या ये जी क्या होते हैं, जनरेशन क्या होते हैं और किस जनरेशन में क्या क्या था। फिर हम पढ़ेंगे ब्रॉडबैंड क्या है, बेस बैंड क्या है। फिर एक और बात हम पढ़ेंगे कि क्या सूचना और संचार आपस में मिल गए हैं या अलग अलग हो गए हैं, क्या स्थिति है। तो ये सब बातें आपको आगे लेक्चर में क्रमवार आगे मिलता रहेगा। और जब भी ख़त्म हो, आगे अभी 4 लेक्चर बन जाएं कि 5 लेक्चर बन जाए, लेकिन जब भी ये पूरा यूनिट ख़त्म होगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंस से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे या इवन किसी को समझा भी पाएंगे। एक बात और अभी मेरे दिमाग में आ गई थी कि इसमें ठीक है उसको आगे ही हम पढ़ें, यहाँ कोई मतलब है नहीं। तो अब आप इस लेक्चर को देखिए, इसके पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे हों तो इसके पहले के लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद आपको कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन केवल टाइप करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करें, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट करें। मैं उसका आंसर आपको आगे, उसके जस्ट आगे जो भी लेक्चर आया करेगा उसमें आपका जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, जाते जाते एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ा करंट अफेयर्स से। आपको ये बात स्पेक्ट्रम तो समझ में आ ही गया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है और हम जो अलग अलग तरंगे हैं उनका निर्माण भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि ये है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये है तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम चाहें तो बना सकते हैं। बनाने के लिए तरीका क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र लो और एक चुंबकीय क्षेत्र लो। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत अगर आपस में हम चलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है ना, ये क्या बनने लगता है, ये दिखाने लगता है किसको, विद्युत चुंबकीय तरंग को। तो प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा होती है और ऑप्शन में बोल देगा कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो सही हो जाएगा। बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तब भी सही हो जाएगा। मैं यहाँ विद्युत और यहाँ पे मतलब ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिखूँ सही रहेगा, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या है वो विज्ञान की बात है,
और उसमें काफ़ी समय लग जाएगा अगर हम देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर लंबवत गमन कराया जाए तो क्या बन जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा विद्युत क्षेत्र की भी लंबवत होती है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होती है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कभी। अच्छा, इसमें अब क्या आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ये संचरण हो रहा है, तो इसमें कई बार जैसे आप देखेंगे अभी 5G आ रहा है, 5G आ रहा है, तो 5G के लिए भारत सरकार स्पेक्ट्रम नहीं बेच रही है। स्पेक्ट्रम मतलब जो हमारा ये पृथ्वी से ऊपर का जो ये भाग आकाश का आपको दिख रहा है ना, इसमें एक विशेष बैंड बने हुए हैं तरंगों का और उसमें वो चलती हैं। जैसे आप सुनेंगे कि एरोप्लेन का एयर हाईवे भी होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर आकाश है तो एरोप्लेन लिए और जहाँ मन किया वहाँ घूमे, नहीं, उसको एक रूट के तहत किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एयर हाईवे, जैसे रोड हाईवे हमारे आते हैं। तो उसके लिए भी क्या, जो कम्युनिकेशन जो उनका चल रहा है वो भी क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही एरोप्लेन या वायुयान का संचालन हो रहा है, जिससे कि हमको पता रहता है कि जो स्टेशन पर जहाँ भी उसको उतरना है उसको पता रहता है कि वहाँ आ रही है, अभी कहाँ है कहाँ नहीं, सब कुछ पता रहता है उसमें, कहाँ किधर से जाना है किधर से आना है सब पता रहता है। तो क्या 5G स्पेक्ट्रम के लिए भारत सरकार 5G में स्पेक्ट्रम कौन कौन सा प्रयोग होगा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 3300 हर्ट्ज का प्रयोग होगा। 3300 हर्ट्ज समझ रहे हैं आप, मतलब कि इन्हीं दो के बीच का अंतर है 33 हर्ट्ज, उसमें बहुत कुछ आ जाएंगी। तो 3300 हर्ट्ज प्रयोग में लाया जाएगा खासकर भारत में, और 3600, अच्छा मैं यहाँ पे केवल हर्ट्ज बोल रहा हूँ तो सही नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या, मेगा हर्ट्ज, इसको भी बोलेंगे मेगा हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। 3300 और 3600 मेगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार अभी जो मार्च बीता है ना, उस मार्च में उसने बोली लगवाई थी, कंपनियों को बोली थी कि आप लोग बोली लगाओ, हमें कौन कौन सा बैंड बेचना है। तो शायद मैं पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया भी था कि 700 मेगा हर्ट्ज बेचना है मुझे 800 मेगा हर्ट्ज बेचना है, मुझे नहीं भारत सरकार को मेगा हर्ट्ज बेचना है, और फिर मुझे 2300 मेगा हर्ट्ज बेचना है, और फिर मुझे 2500 मेगा हर्ट्ज बेचना है। तो इस चार के लिए बोली लगवाई गई थी, और इन चार के लिए बोली कंपनी कौन लगाएंगी, एक तो आइडिया एयरटेल है, बाकी BSNL है, तो BSNL के पास अभी आपको पता है कि 3G तक ही चलता है, जियो है, एयरटेल है। तो इन्होंने क्या किया, 77 लगभग 78,000 करोड़ का बोली लगा, 78,000 करोड़ रुपए की बोली लगी। उसके बाद भी सरकार अभी उसको बेची नहीं। जियो कंपनी चाह रही थी कि अभी हम 5G का जो ये बैंड है 3300 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज खरीद लें, लेकिन सरकार ने बोला कि अभी इसको हम विक्रय कर ही नहीं रहे हैं, जब बिक्री करेंगे तो देखा जाएगा। तो भारत सरकार ये अभी आवृत्ति बेच रही है, और ऐसा नहीं कि बेच दी तो हमेशा के लिए बेचती, एक लीज होता है कि आप इतने समय के लिए लीज ले लिए हो और फिर वो समय खत्म होगा तो फिर बोली उसकी लगेगी। ठीक अगर IPL आप देखते होंगे तो IPL जैसे IPL में जब तक क्रिकेटर किसी में है, ठीक है, उसका जितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, किसी कारणवश वो खुद छोड़ दिया या टीम ने निकाल दिया, तो फिर से उसकी बोली लगती है और किसी और में जाता है वो। इसी तरीके से यहाँ होता है। हमारे जो ऊपर का ये आकाश है, इसमें जैसे जो 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे ना यहाँ से, तो अंतरिक्ष शुरू होगा। वो भी एक ट्रीटी है जिसका नाम है क्या, आउटर स्पेस संधि, बाह्य अंतरिक्ष संधि हुई है विश्व में, और मान लिया गया है कि 100 किलोमीटर की जो ऊपरी रेखा है, उस रेखा को के ऊपर जाएंगे तो वो किसी का नहीं है, मतलब पूरे विश्व का है वो। भारत का जो ये आप भूभाग देख रहे हैं, इसके 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक जो कुछ भी है वो क्या है, भारत सरकार बोल सकती है कि हमारा है, भारत सरकार के संप्रभुता में है। 100 के ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सबका है। इसलिए आप देखोगे जब भी पाकिस्तान से हमारा कुछ तनाव बनता है तो पाकिस्तान क्या करता है, बोलता है कि हमारे यहाँ से आपका एरोप्लेन नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारे वायुयान होते हैं वो 100 किलोमीटर ऊपर थोड़ी नहीं चलते हैं, वो तो मैक्सिमम समताप मंडल में जाते हैं। समताप मंडल पिछले लेक्चर में बता ही दिया हूँ कि 13 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि सरकारें, अब ये क्या है, सरकार जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए आज मेरे घर पे खुदाई करते समय मैं अपने खेत में खुदाई कर रहा हूँ और पेट्रोल का भंडार मिल गया, तो क्या मेरा होगा, मैं उसको पेट्रोल को बेचना शुरू करूँगा? नहीं,
जैसे ही पता चलेगा वो किसका हो जाएगा, भारत सरकार का हो जाएगा, पूरे भारत की जनता का हो जाएगा। तो वैसे ही जो ये संसाधन हैं वो संसाधन भारतीय जो हमारा सरकार है उसके अधीन है और वो इनको बेचती है और इन बैंड्स का प्रयोग कर करके कंपनियां हमें क्या करती हैं, सुविधाएं देती हैं और हम उसके लिए भुगतान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। और फिर न्यूज़ अगर पढ़ेंगे आप कभी कि ये वाला हर स्पेक्ट्रम सरकार नीलामी कर रही है तो आप समझ जाएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो चलिए, अच्छा, स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी मैंने आपको पहले बता दिया था। क्या बताया था कि जब तरंगों को बढ़ते तरंग दैर्ध्य या घटते आवृत्ति या बढ़ते आवृत्ति के क्रम में लगा दिया जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। मतलब एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने मन से खड़े लाइन में हो जाए, मान लीजिए प्रेयर के, तो टीचर बोलते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं खड़ा होना है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। या ऐसा भी कोई स्कूल कर सकता है, नहीं भैया सबसे पहले बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब एक क्रम में बना लेगा। तो वैसे ही ये तरंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा है, उन तरंगों को या तो आवृत्ति के क्रम में जमा दो या तरंगदैर्घ्य के क्रम में जमा दो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम में भी मैंने आपको बताया था कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, हमको दिखता है जो, ये क्या बताया था मैं, विबग्योर, VIBGYOR, और ये बताया क्या हूँ सबको पता है। तो मैंने बताया था कि ये क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम, और इसकी खोज किसने किया था, न्यूटन ने। तो इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं मतलब क्या है कि इन सब में कुछ कॉमन गुण हैं, इन सब में कुछ कॉमन गुण हैं, लेकिन इनका अपना अपना अलग गुण है। इन सब में कॉमन गुण क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो पक्का है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चलेंगी वेग से, किसमें, निर्वात में। एक कॉमन गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो गया कि इसको हम देख सकते हैं, आंखों से देखते भी हैं। अब उसके बाद देखोगे तो अब केवल राड जो रेड है इसका अपना क्वालिटी है, इसका तरंग दैर्ध्य आप देखोगे सबसे ज़्यादा है, इसका तरंग दैर्ध्य उससे कम है, इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो इनका अपना अलग अलग गुण रहता है, लेकिन इन सबको मिला के एक कॉमन गुण पाया जाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय पूरा स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं तो कॉमन गुण क्या है कि वो निर्वात में भी चल सकती हैं, माध्यम में भी चल सकती हैं, और उनका निर्वात में चाल अधिकतम होता है वो कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पूरे विद्युत चुंबकीय तरंगों का हमने क्या कर लिया, एक कुछ कॉमन गुण देख लिया। और उस कॉमन गुण में अगर हम जाकर देखेंगे तो फिर एक एक का अपना अलग अलग भी है। रेडियो का अलग है, गामा का अलग है, एक्सरे का अलग है, पराबैंगनी का अलग है, जो हमने पढ़ा था अवरक्त का अलग है, दीर्घ का अलग है, रेडियो तरंग का अलग है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। कहीं भी आप पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। विद्युत चुंबकीय वे तरंगें हैं जो माध्यम में भी चलेंगी, माध्यम के बिना भी चल जाती हैं। उनका अधिकतम चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उनका कॉमन गुण हो गया। उसके अंदर भी कई अलग अलग हमने किया है, दृश्य स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी और अवरक्त। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोचिए कि, और अगर हो कभी आपके साथ भी अगर 8 घंटे में कोरोना से आप रिकवर हो जाएं 4 घंटे में, तो बताइएगा और फिर आपको भी याद आएगा कि हाँ क्या बताया गया है। चलिए ठीक है, तो फिर इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। धन्यवाद।